जय वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं आप सभी के लिए लेकर यूपी SSSC परीक्षा का अंतिम ब्रह्मास्त्र। दोस्तों आज मैं आपको कोई नई जानकारी नहीं देने वाला हूं। पिछले 15 से 20 दिनों में मैंने आपको जो भी कुछ पढ़ाया है उसका फटाफट आज हम रिविजन करेंगे। आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। सारे सवालों को आप नोट करते चलिएगा। आज की क्लास से दोस्तों आपकी परीक्षा में 20 से 25 सवाल हूबहू छपने वाले हैं। आइए दोस्तों बिना देर किए बात करते हैं आज के पहले सवाल को लेकर। हमारा आज का पहला सवाल है कि डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। पटना में स्थापित किया गया, लखनऊ में किया गया, रामपुर में किया गया है या वाराणसी में किया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि दोस्तों पहली बार डॉल्फिन डे बनाया गया, इसीलिए आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, तो आपको नोट करके रखना पटना बिहार में। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों इसके अलावा डॉल्फिन दिवस कब मनाया था, 5 अक्टूबर। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे 5 अक्टूबर। दोस्तों 5 अक्टूबर सन 2009 इसको दोस्तों क्या हुआ था, जो हमारी डॉल्फिन है उसको गंगोटिक एनिमल के रूप में शामिल किया गया था, इसीलिए अति महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। अब दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो आप बताएंगे कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। लखनऊ में क्या है दोस्तों, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र। और इसके अलावा दोस्तों क्या स्थित है, पैरा बैडमिंटन अकादमी। ये दोनों चीजें कहां पर स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। रामपुर में दोस्तों क्या स्थित है, यहाँ पर पहला अमृत सरोवर। दोस्तों पहला अमृत सरोवर पहला कहां पर स्थापित किया गया, रामपुर में किया गया है। वाराणसी को दोस्तों SCO संघाई सहयोग संगठन, इसकी दोस्तों सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसको बनाया गया है, ये दोस्तों वाराणसी को बनाया गया है। और SCO की बैठक कहां हुई है, उज्बेकिस्तान समरकंद में हुई है, इसको आप नोट करके रखिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहां पर स्थित है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। महाराष्ट्र में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, गुजरात में स्थित है, बोधगया बिहार में स्थित है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों स्टैच्यू यानी कि मूर्ति से आपकी परीक्षा में सवाल आने की प्रबल संभावना है, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपसे मैंने पूछा है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहां पर स्थित है, तो आपको नोट करके रखना है, हैदराबाद में स्थित है। और दोस्तों किसकी मूर्ति है, संत रामानुजाचार्य। किसके दोस्तों, संत रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है। और दोस्तों इसकी अगर आपसे ऊंचाई पूछी जाए तो आप कितना बताएंगे, 216 फीट इसकी दोस्तों ऊंचाई है। और कहां पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसका दोस्तों किसका प्रतीक है, समानता का प्रतीक है। महाराष्ट्र के दोस्तों लातूर में दोस्तों स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहां पर स्थित है, ये दोस्तों महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है। और किसकी दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। गुजरात में दोस्तों किसकी मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी मूर्ति। इसकी दोस्तों ऊंचाई कितनी, 182 मीटर। और इसको बनवाया किसने था दोस्तों, राम सुधार। इन सारे सवालों को आप नोट कीजिएगा। आपकी परीक्षा में आपसे कोई सा भी सवाल यहां से पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बोधगया बिहार, यहां पर दोस्तों क्या स्थित है, तो आपको नोट करके रखना है। यहां पर लेटे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है बोधगया बिहार में। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को समझ लिया होगा। आइए बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि भारत का पहला मेट्रो स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। सूरत में किया गया, जयपुर में किया गया, जामनगर में किया गया या इंदौर में किया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। भारत का पहला मेट्रो स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है, ये सूरत में किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों सूरत में ही एक चीज और की गई है, क्या, कचरे से स्टील रोड दोस्तों कहां पर बनाई गई, सूरत में बनाई गई है। इसके अलावा कितने, 6 लाइन की है, इसको आप नोट करके रखेंगे। जयपुर में क्या हुआ दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा ओपीडी टावर, इसकी दोस्तों ऊंचाई कितनी, 24 मंजिल है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। जामनगर गुजरात में क्या हुआ, तो आपको नोट करके रखना है, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, इसकी स्थापना दोस्तों कहां पर हुई, WHO में हुई है। इसको भी आप नोट करके रखें, कहां पर हुई, जामनगर गुजरात में हुई है। इंदौर दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बनाया गया है, इंदौर बनाया गया है। और पहला डिजिटल एड्रेस वाला शहर कौन सा, वो भी इंदौर है, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। उम्मीद करता हूं यहां से आपने सारे सवालों को नोट किया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं जल्द से जल्द अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपकी परीक्षा
परीक्षा में 100% छपेगा। यहाँ से सवाल है, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है? धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है, महाविनिष्क्रमण कहलाती है, महापरिनिर्वाण कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है? तो आपको नोट करके रखना है धम्मचक्र प्रवर्तन। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप बताएंगे कमेंट कर कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे। इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। महाविनिष्क्रमण दोस्तों इसका क्या? गृह त्याग की घटना। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के दोस्तों गृह त्याग की घटना क्या कहलाती? महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। और दोस्तों महापरिनिर्वाण, इनके दोस्तों मोक्ष, जो मोक्ष की घटना है वो क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। दोस्तों इसकी मैंने आपको बहुत संगतियां बताई थी, आपको याद होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। दोस्तों ये मैंने आपको बहुत संगतियां बताई थी। कौन कौन सी? पहली कहाँ हुई थी दोस्तों? राजगृह में हुई थी। दूसरी कहाँ हुई थी दोस्तों? वैशाली में हुई थी। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, आपकी परीक्षा में यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल, इसको आप नोट करके रखिएगा। 16 सितंबर, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। दोस्तों पर्यावरण के ऐसे दिवस जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको नोट करके रखना है, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों 16 सितंबर 1987 को दोस्तों क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 22 मार्च को दोस्तों क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? अदृश्यमान को दृश्यमान बनाना। अदृश्यमान को दृश्यमान बनाना, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखें, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है, 16 जनवरी को मनाया जाता है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है या 27 सितंबर को मनाया जाता है? आपका क्या होगा सही जवाब? सारे सवाल दोस्तों आपकी परीक्षा में आने वाले सवाल हैं, इसको सारे को नोट करके रखिएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस अति महत्वपूर्ण सवाल है, बिल्कुल नया दिवस है। इसको आप नोट कीजिएगा कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। 16 जनवरी दोस्तों स्टार्टअप डे। स्टार्टअप डे दोस्तों कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। 26 दिसंबर वीरवाल दिवस, वीरवाल दिवस, इसको भी आप नोट कीजिएगा। 27 सितंबर दोस्तों इसको आप नोट करके पर्यटन दिवस, पर्यटन दिवस, इसको भी आप नोट करके रखिएगा, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों 23 जनवरी, इसको दोस्तों क्या हुआ था? आपको नोट करके रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइएगा। 23 जनवरी को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? मैंने आपको बहुत बार ये सवाल बताया है, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होने वाला है। आइए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है रैंकिंग एंड सूचकांक को लेकर, अति महत्वपूर्ण सवाल। यहाँ से दोस्तों आपकी परीक्षा में 100% सवाल आने की प्रबल संभावना है। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 180वां स्थान है, 132वां स्थान है, 135वां स्थान है या 85वां स्थान है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। यहाँ से दोस्तों मैं आपको 8 से 10 जो महत्वपूर्ण सूचकांक है वो मैं नोट कराने वाला हूँ, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपको नोट करके रखना है 132वां स्थान है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। 180वां दोस्तों किसमें? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में दोस्तों कौन सा स्थान है? तो आपको नोट करके रखना 180वां स्थान है। 135वां दोस्तों किसमें? शांति में, शांति सूचकांक, शांति और लैंगिक, शांति और लैंगिक समानता सूचकांक में दोस्तों भारत का 135वां स्थान है, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। 50वां स्थान दोस्तों भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार सूचकांक में 85वां स्थान है। दोस्तों आइए बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण सूचकांक को लेकर। अगर आपसे पूछा है तीसरा स्थान दोस्तों किसमें? वायु शक्ति सूचकांक में तीसरा स्थान है। और दोस्तों आपसे पूछा है 101वां स्थान किसके अंदर है दोस्तों? तो आपको नोट करके रखना है भुखमरी के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए कि 43वां स्थान दोस्तों किसके अंदर है? बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43वां स्थान, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। 54वां स्थान दोस्तों किसमें है? ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में दोस्तों 54वां स्थान है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण 136वां स्थान किसके अंदर है? हैप्पीनेस इंडेक्स में, यानी कि खुशहाली सूचकांक में दोस्तों 136वां स्थान है। और सबसे महत्वपूर्ण 150वां स्थान दोस्तों, 150वां स्थान किसके अंदर है? तो आपको नोट करके रखना है प्रेस स्वतंत्रता में दोस्तों 150वां स्थान है, इसको भी आप ध्यान करके रखिएगा, यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आईपीएल 2022 में विजेता टीम कौन सी रही थी। अति महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों खेल विशेषांक में मैंने आपको ये सवाल कराए हैं, एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। आईपीएल 2022 में विजेता टीम कौन रही थी। राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट, चेन्नई सुपर किंग। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आपको बता दें आईपीएल 2022 में विजेता टीम कौन सी रही थी, तो आपको नोट करके रखना है, ये गुजरात टाइटंस। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। और दोस्तों इसका उपविजेता कौन रहा था, इसका उपविजेता था राजस्थान रॉयल्स। यानी कि दोस्तों गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर आईपीएल 2022 का खिताब जीता था। और आईपीएल 2022 कौन से क्रम के थे दोस्तों, ये 15वें क्रम के थे। और इसके अलावा दोस्तों ये कहाँ पर हुए थे, संयुक्त अरब अमीरात में हुए थे। और इसका दोस्तों स्पॉन्सर कौन था, टाटा। और कितनी टीमों ने भाग लिया था, 10 टीमों ने भाग लिया था। इसके अलावा आपसे और सवाल क्या पूछा जा सकता है कि 2 नई टीमें कौन सी थी, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट। लखनऊ सुपर जायंट के दोस्तों कप्तान कौन थे, केएल राहुल। और इसके अलावा दोस्तों गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या इसके कप्तान थे। उम्मीद करता हूं यहां से आपने सारे सवालों को नोट किया होगा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। नदियों का अति महत्वपूर्ण सवाल और आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल है। अमरकंटक की पहाड़ी, महाबलेश्वर, त्रिमकम की पहाड़ी या कोडागू जिला। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों नर्मदा नदी, कावेरी नदी, इन सब के बारे में मैंने आपको अपनी प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बताया है। जल्दी से बताइएगा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा होगा, तो आपको नोट करके रखना है अमरकंटक की पहाड़ी। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। और नर्मदा नदी पर दोस्तों क्या क्या स्थित है, तो आपको नोट करके रखना है सरदार सरोवर बांध, ओंकारेश्वर बांध और धुआंधार जलप्रपात है। ये सब कहां पर स्थित है, ये सब नर्मदा नदी पर स्थित है। और दोस्तों महाबलेश्वर महाराष्ट्र, जो है कृष्णा नदी। अगर आपसे पूछा है कृष्णा नदी का दोस्तों उद्गम स्थान महाबलेश्वर से है। त्रिमकम की पहाड़ी से दोस्तों गोदावरी नदी और कोडागू जिले से दोस्तों कावेरी नदी निकलती है। इनको भी आप नोट करके रखिएगा, आपसे यहाँ से कोई सा भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। ये सब दोस्तों किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सब दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल है कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। झेलम नदी पर, चेनाब नदी पर, कावेरी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों ये सब सवाल ऐसे सवाल है जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएंगे। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपको नोट करके रखना है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। ये दोस्तों चेनाब नदी पर स्थित है। किस पर दोस्तों, चेनाब नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। इसके अलावा दोस्तों चेनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना स्थित है, तो आपको नोट करके रखना है बगलीहाल, दुलहस्ती, पकलडुम और सलाल। ये सब दोस्तों परियोजना किस नदी पर स्थित है, चेनाब नदी पर स्थित है। और इसके अलावा झेलम नदी पर दोस्तों उरी परियोजना, तुलबुल। और दोस्तों एक परियोजना और है, वो कौन सी है दोस्तों, किश्तवाड़ परियोजना, किश्तवाड़। इसको भी आप नोट करेंगे। दोस्तों झेलम नदी पर कौन कौन सी, उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना, किश्तवाड़ परियोजना। चेनाब नदी पर दोस्तों बगलीहाल, दुलहस्ती, सलाल, पकलडुम। ये सब चेनाब नदी पर स्थित हैं। दोस्तों कावेरी नदी पर दोस्तों कौन सी परियोजना है, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। जल्दी से बताइएगा आप कमेंट कर। ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों इसको तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो कहा जाता है। और दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और इसी नदी पर स्थित माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह भी आपको पता होना चाहिए। और आप दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहां से कहां तक है। इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन है। अति महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा के लिए। विनय मोहन क्वात्रा, अजय कुमार भल्ला, शांति श्री धूलीपुड़ी, माधवीपुरी बुच। चारों ऑप्शन आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन है, तो आपको नोट करके रखना है अजय कुमार भल्ला। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों यहाँ पर केवल हम रिवीजन करने के लिए हैं। इन सारे सवालों को आप एक नज़र में देखते जाइएगा। आपने जो पढ़ा है उसको आप एक बार रिवाइज करते जाइएगा। कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने आज तक जितना पढ़ा उन सब प्रश्नों का आपको रिवीजन रखा गया है। आप फटाफट सारे प्रश्नों को नोट करते चलिएगा, फटाफट इनको देखते चलिएगा। भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला। भारत के दोस्तों विदेश सचिव कौन है, तो आपको नोट करके रखना, यह है विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा।
विदेश सचिव दोस्तों कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। शांति श्री धूलीपुड़ी JNU, इसकी दोस्तों महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई है? शांति श्री धूलीपुड़ी। माधवीपुरी बुच सेबी, इसको भी आप नोट करके रखेंगे दोस्तों। सेबी, इससे दोस्तों कौन सा ऐप है? सारथी ऐप। सारथी ऐप का संबंध किससे? सेबी से है, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है। सारथी का दोस्तों उद्देश्य क्या है? शेयर मार्केट की जागरूकता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और दोस्तों माधवीपुरी बुच पहली महिला अध्यक्ष किसकी बनी? सेबी की बनी है। सेबी का दोस्तों अधिनियम कब का है? 1992 का अधिनियम है। कब का? 1992। ये अधिनियम भी आप नोट करके रखें, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि यूपीएससी के नए चेयरमैन किसको बनाया गया था। मैंने आपको कल नोट करवाया था, जल्दी से बताएगा कि यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं। दोस्तों आपको बता दें, आप थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिएगा कि भारत के वर्तमान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो आपको नोट करके रखना है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। अजय कुमार सूद। और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। इन दोनों नामों को भी आप याद रखिएगा, ये भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है योग दिवस। आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल है। योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? मानवता के लिए योग, मानव जीवन का आधार योग, स्वस्थ जीवन के आधार योग या स्वस्थ जीवन के लिए योग। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें योग दिवस 2022 की थीम क्या है, तो आपको नोट करके रखना है मानवता के लिए योग। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। और कौन से क्रम के थे दोस्तों? 8वें क्रम के थे। इनकी शुरुआत कब से हुई थी? 2015 से हुई थी। और दोस्तों ये कब मनाया था? 21 जून को मनाया जाता है। इसको भी आप नोट करेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ से आपसे कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। योग दिवस की थीम क्या है? मानवता के लिए योग। और योग दिवस दोस्तों कौन से क्रम के थे? 8वें क्रम के थे। इनका प्रारंभ कब से हुआ था? 2015 से हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया था? 21 जून को मनाया जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला है? जनरल बिपिन रावत को मिला है, राधेश्याम खेमका को मिला है, प्रभा अन्य को मिला है, सभी को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित में से पद्म विभूषण पुरस्कार किसको मिला है, तो आपको नोट करके रखना है। ये जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका और प्रभा अन्य, इन तीनों को मिला है। इसका मतलब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों एक नाम और याद रखिए, कल्याण सिंह। दोस्तों ये 4 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम दोस्तों कौन थे? कल्याण सिंह थे। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में दोस्तों जो उप मुख्यमंत्री किनको बनाया गया है। 2 नाम मैंने आपको 3 से 4 बार नोट कराए थे। जल्दी से बताइएगा कमेंट कर कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किसको नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों इस स्लाइड से आपकी परीक्षा में 100% सवाल छपेगा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों संतूर वादक है, सितार वादक है, तबला वादक है, शहनाई वादक है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें भजन सोपारी का संबंध किससे? ये संतूर वादक हैं। कौन है दोस्तों? संतूर वादक। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। इसके अलावा दोस्तों आप एक नाम और याद रखिए, पंडित रविशंकर। इनका भी दोस्तों संबंध किससे है? ये संतूर वादक हैं। और इसके अलावा सितार वादक दोस्तों कौन कौन है, तो आपको नोट करके रखना है। पंडित रविशंकर इससे संबंधित है। किससे? सितार वादक। पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? ये सितार वादक से हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पंडित रविशंकर किससे हैं? सितार वादक हैं। और संतूर वादक दोस्तों कौन है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। पंडित शिव कुमार शर्मा। दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजन भरे नाम है ये, पंडित शिव कुमार शर्मा। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों संतूर वादक कौन है? भजन सोपारी। दोस्तों इनका भी हाल ही में निधन हो गया था, इसीलिए आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। किससे संबंध है? संतूर वादक है। और संतूर वादक कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। ये दोस्तों सितार वादक हैं। तबला वादक कौन है? दोस्तों आपको सबको पता है, जाकिर हुसैन। ये दोस्तों तबला वादक हैं। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। शहनाई वादक दोस्तों कौन है? बिस्मिल्लाह खान। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि पंडित भीमसेन जोशी इनका दोस्तों संबंध किस घराने से था, तो आपको नोट करके रखना किराना घराना। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। यह भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा
परीक्षा में इस स्लाइड से सीधा छपेगा सवाल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? वीरा है, धाकड़ है, सोमेटी है या मिराई तोबा है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा भाइयों बहनों। आपको बता दें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है, तो आपको नोट करके रखना है, ये वीरा है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। और दोस्तों ये कहां पर हुए थे, तो आपको नोट करके रखना, बेंगलुरु में हुए थे, बेंगलुरु कर्नाटक में हुए थे दोस्तों, ये बेंगलुरु में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा है कि जीता कौन था, जैन यूनिवर्सिटी, इसके अंदर दोस्तों जैन यूनिवर्सिटी थी, वो विजेता रही थी, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों धाकड़ खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम दोस्तों इसका शुभंकर क्या था, धाकड़। ये दोस्तों कहाँ हुए थे, पंचकुला में हुए थे, पंचकुला हरियाणा में हुए थे। और दोस्तों इसका विजेता कौन था, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये भी दोस्तों हरियाणा ही जीता था इसके अंदर है। सोमेटी ये दोस्तों किसका शुभंकर है, तो आपको नोट करके रखना है, ये टोक्यो पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक, इसका शुभंकर दोस्तों क्या है, सोमेटी है। मिराई तोबा दोस्तों किसका है, ये खाली ओलंपिक का है। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे दोस्तों मिराई तोबा। लेकिन आपसे पूछा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है, सोमेटी, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों एक बार फिर से आपको मैं टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से संबंधित थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक, इसमें भारत का स्थान कौन सा था, 48वां स्थान था। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें से दोस्तों 2 सिल्वर मेडल जीते थे, 1 गोल्ड मेडल जीता था और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और दोस्तों भारत का जो स्थान था 48वां स्थान था, इसको आप नोट करके रखेंगे। और दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के अंदर जीता कौन था, पूरे ऑल ओवर कौन सा देश भी जीता था, अमेरिका, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जाए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहले स्थान पर कौन सा देश था, चीन था। इसमें दोस्तों भारत का स्थान कौन सा था, 48वां स्थान, सॉरी दोस्तों 24वां स्थान था। और दोस्तों भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, भारत ने कुल 19 पदक जीते थे, जिसके अंदर दोस्तों भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते थे। अब दोस्तों आप बताइएगा कि अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। ये लीजिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए, भगवंत मान चुने गए, मानिक शाह चुने गए या एकनाथ शिंदे चुने गए, राहुल नार्वेकर चुने गए। यहां से दोस्तों मैं आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल आपको बताने वाला हूं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं, तो आपको नोट करके रखना है, एकनाथ शिंदे। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत के एकमात्र सबसे युवा स्पीकर, सबसे दोस्तों युवा स्पीकर कौन है, तो ये दोस्तों राहुल नार्वेकर हैं, महाराष्ट्र के स्पीकर हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। भगवंत मान दोस्तों ये पंजाब के मुख्यमंत्री चुने गए, पंजाब के। मानिक शाह ये त्रिपुरा के चुने गए। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ मुख्यमंत्री को लेकर। दोस्तों आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे। कहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, गोवा में और उत्तराखंड में और पंजाब में। पंजाब का मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी, आपको सबको पता है, योगी आदित्यनाथ जी। और इसमें दोस्तों, और मणिपुर में कौन है, वीरेंद्र सिंह दोस्तों। और उसके गोवा के कौन है, प्रमोद सावंत। उत्तराखंड में कौन है, पुष्कर धामी। ये दोस्तों कहाँ के हैं, ये दोस्तों उत्तराखंड के हैं। अब दोस्तों इनकी सीटें कितनी, भगवंत मान, इसकी दोस्तों विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 117 सीटें हैं विधानसभा की, 117। दोस्तों उत्तराखंड में कितनी है, 70 सीटें हैं। गोवा में कितनी है, 40 सीटें हैं। मणिपुर में दोस्तों कितनी सीटें हैं, यहाँ पर तो नोट करें 60 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में 403 सीटें विधानसभा की, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे, मैं आपको बता दूं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। उम्मीद करता हूं यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को हूबहू नोट किया होगा। यहाँ से दोस्तों आपकी परीक्षा में सीधा छपाल छपने की प्रबल संभावना है। सारे सवालों को आप नोट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया गया, राजेश वर्मा को, कपिल देव त्रिपाठी को, विनय कुमार सक्सेना को, अनिल वैजल को। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों राष्ट्रपति आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल, 100% आपकी परीक्षा में सवाल छपेगा, इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है। और दोस्तों उनकी कार्यपालिका शक्ति दोस्तों किसके अंदर, अनुच्छेद 53 के अंदर है, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। राष्ट्रपति की शपथ किसके अंदर है, राष्ट्रपति की शपथ है दोस्तों अनुच्छेद 60 के अंदर। और 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और राष्ट्रपति की क्षमा
समाधान की शक्ति दोस्तों अनुच्छेद 72 के अंदर है, इसको भी आप नोट करें। ये सारे सवाल मैं बोल रहा हूँ, सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारा सवाल कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है राजेश वर्मा को। किसके स्थान पर आए दोस्तों, कपिल त्रिपाठी के स्थान पर आए, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। विनय कुमार सक्सेना ये दोस्तों दिल्ली के दोस्तों उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं, विनय कुमार सक्सेना बनाए गए हैं। और किसके स्थान पर दोस्तों बने, ये अनिल बैजल के स्थान पर बने, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। राष्ट्रपति दोस्तों ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो आपको नोट करके रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 15वें नंबर की हैं दोस्तों। चुनाव 16वें क्रम के थे, लेकिन 15वें व्यक्तिगत के रूप में दोस्तों 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए किसको हराकर बनी है, यशवंत सिन्हा जी को हराकर बनी है, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, इसको आप नोट कीजिएगा। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति दोस्तों अनुच्छेद 123 में है। अगर आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग ये प्रणाली कहाँ से ली गई, तो आपको नोट करके रखना है, ये दोस्तों अमेरिका से ली गई है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि पहले ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। अति महत्वपूर्ण सवाल है, यह भी सवाल मैंने आपको कई बार बताया है। जल्दी से बताएगा कि पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों एक सवाल आप और भी याद रखिएगा, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। दोस्तों उनका विरोध किसी ने नहीं किया था, निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी, इनका भी आप थोड़ा नाम याद रखिएगा, यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों पीएम आवास शहरी योजना कब शुरू हुई थी, 25 जून 2015, 28 अगस्त 2014, 1 मई 2016, 10 अगस्त 2021। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएगा। यहां से भी दोस्तों आपको 3 से 4 सवाल मैं बताऊंगा। पीएम आवास शहरी योजना कब शुरू हुई थी, तो आपको नोट करके रखना है 25 जून 2015। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें पीएम आवास योजना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसकी अभी तारीख को बढ़ा दिया गया 31 दिसंबर 2024 तक दोस्तों इसको बढ़ा दिया गया है। इसीलिए दोस्तों ये परीक्षा में आपके अति महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों ये कब से संबंधित है, 25 जून 2015 से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों आपसे बात करें 28 अगस्त 2014 जन धन योजना वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना 28 अगस्त 2014, 1 मई 2016 लगाइएगा स्टार। उज्ज्वला योजना फर्स्ट, ये दोस्तों कहाँ से शुरू हुई थी, तो आपको नोट करके रखना है बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी उज्ज्वला योजना। फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन देना 10 अगस्त 2021 उज्ज्वला 2 सॉरी दोस्तों उज्ज्वला 2 ये कहाँ से शुरू हुई है दोस्तों, आपको नोट करके रखना महोबा उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है। उज्ज्वला योजना दोस्तों कब शुरू हुई थी, 1 मई 2016 को। उज्ज्वला 1 उज्ज्वला 2.0 दोस्तों कब शुरू हुई थी, 10 अगस्त 2021 को। कहाँ से, महोबा उत्तर प्रदेश से। अब दोस्तों आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दें, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान कहाँ से प्रारंभ हुआ है, श्रावस्ती से प्रारंभ हुआ है। इसको भी आपको नोट करके रखना है, ये भी सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला सकता है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल को सोम मंडल कहते हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल, तीसरे मंडल, 10वें मंडल, 9वें मंडल, दूसरे मंडल। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें ऋग्वेद के कौन से मंडल को सोम मंडल कहते हैं, ये 9वें मंडल को। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्ति का उदाहरण है, पुरुष सूक्ति। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष सूक्ति का वर्णन कहां पर, 10वें मंडल में है। तीसरे मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों कहां पर, तीसरे मंडल में है। इसको भी आप नोट करके रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों ऋग्वेद अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। अब कमेंट करके बताएंगे कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, जिसके दोस्तों संकलनकर्ता धन्वंतरी जी हैं। मैंने आपको कल बताया था, जल्दी से बताएगा कि ऋग्वेद के उपवेद कौन सा है। इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों कुछ सवाल आप कमेंट करके बताइएगा। भाई बहनों अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हो, ये सब मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक आपने हमारे अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। आज दोस्तों बहुत ज़्यादा सवाल लेने वाला हूं, इसलिए दोस्तों सारे सवालों को आप नोट करते चलिएगा और सुनते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों कल आपको ये क्लास आपको परीक्षा में नंबर देके जाएगी। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा यहाँ से सवाल है। इस स्लाइड से दोस्तों आपकी परीक्षा में सीधा सवाल छपने वाला है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1939, 1938, 1924, 1911। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बता दीजिएगा। भाई बहनों आपको बता दें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो आपको नोट करके रखना है 1939। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। किसके द्वारा की गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके द्वारा दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई है। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन इसकी दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। 1924 बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों 23 जनवरी दोस्तों क्या मनाया था? पराक्रम दिवस मनाया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म तिथि पर। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये सवाल मैंने अभी पिछले आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है मैंने आपको धीरे धीरे सारे नोट करा दिए हैं। इन्हीं में से दोस्तों आपकी परीक्षा में कोई ना कोई दिवस आपसे पूछ लिया जाएगा। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताइएगा कमेंट कर। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड में ओपन श्रेणी का विजेता कौन है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा आने वाला सवाल है। यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। 44वां शतरंज ओलंपियाड सबसे पहले आप बताइएगा कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो आपको नोट करके रखना। इसका आयोजन होता है चेन्नई में। कहाँ पर दोस्तों? वैसे तो इसका आयोजन कहाँ पर होने वाला था? रूस मॉस्को में होने वाला था, लेकिन रूस यूक्रेन संकट के बीच में दोस्तों वहाँ पर इसका आयोजन नहीं हो पाया। इसीलिए दोस्तों 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर हुआ? हमारे भारत देश के अंदर हुआ। और दोस्तों ये कौन से क्रम का था? 44वें क्रम का था। कहाँ पर हुआ? चेन्नई में हुआ। और इसका ओपन श्रेणी का विजेता कौन है? उज्बेकिस्तान। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। और दोस्तों इसका शुभंकर क्या है? थम्बी दोस्तों इसका शुभंकर है। इसको भी आप नोट कीजिएगा। यह भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बिना देर किए बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। अति महत्वपूर्ण दिवस विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, 10 अगस्त, 29 अगस्त, 29 जुलाई। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। चारों दिवस आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको नोट करके रखना है 10 अगस्त। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अति महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा के लिए। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाएगा? 10 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को दोस्तों एक तो हाथी दिवस और दोस्तों हाथी प्रोजेक्ट कब का? 1992। ये दोस्तों हाथी प्रोजेक्ट है। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। विश्व शेर दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त दोस्तों इसको क्या मनाता है? खेल दिवस। 29 अगस्त को। 29 जुलाई बाघ दिवस। और दोस्तों 29 जुलाई बाघ दिवस कब का? 1973 का है। बाघ प्रोजेक्ट। इसको भी आप नोट करेंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा के लिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। अब जल्दी से बताइएगा कि दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों ये आया तो 1997 में था, लेकिन लागू कब हुआ था? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। इसका दोस्तों मतलब क्या था? ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित था क्योटो प्रोटोकॉल। अब आप कमेंट करके बताएं कि ये लागू कब हुआ था। जल्दी से बताइएगा कमेंट कर। आइए दोस्तों बिना देर किए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल है पॉलिटी को लेकर। बहुत ही जबरदस्त सवाल। मानव अंगों की तस्करी से संबंधित अनुच्छेद है। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 17। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। मानव अंगों की तस्करी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको नोट करके रखना है अनुच्छेद नंबर 23। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव अंगों की तस्करी, बलात् श्रम पर रोक, ये दोनों दोस्तों किससे संबंधित है? अनुच्छेद 23 से संबंधित हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी से संबंधित है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 21 अगर आपसे पूछा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों किसके अंदर है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। देखिए अगर आपसे अनुच्छेद 21A
इसमें दोस्तों क्या है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, इसको आप ध्यान में रखिएगा। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है? 86वां संविधान संशोधन कब का है? वर्ष 2002 का है। किसकी सिफारिश पर आया था? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आया था। और दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आपको यह भी याद करके रखना है, ये सब सवाल मैंने आपको कई बार बताए हैं। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा सवाल कहता है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 आयोजित होगा। अति महत्वपूर्ण सवाल, इंदौर में होगा, जयपुर में होगा, लखनऊ में होगा, रामपुर में होगा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर आयोजित होगा? तो आपको नोट करके रखना है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, इंदौर। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। इंदौर दोस्तों सबसे स्वच्छ सिटी है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। पहला बायो सीएनजी प्लांट, पहला बायो सीएनजी प्लांट ये दोस्तों कहां पर स्थापित किया गया है? ये दोस्तों आपको नोट करके रखना है। इंदौर में किया गया, इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया, इसको आप नोट करके रखेंगे। दोस्तों आपको मैंने बताया लखनऊ में क्या है? पैरा बैडमिंटन अकादमी, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र और गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये सब दोस्तों कहां पर स्थित है? ये सब दोस्तों लखनऊ में स्थित। रामपुर में दोस्तों आपको मैंने बताया था अमृत, पहला अमृत सरोवर रामपुर में किया गया है। दोस्तों पंचामृत योजना, पंचामृत योजना का संबंध किससे है? तो आपको नोट करके रखना, ये उत्तर प्रदेश से है। गन्नों की 5 प्रकार की फसलों से संबंधित है पंचामृत योजना, इसको भी आपको नोट करके रखना है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री कोचिंग के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी। ये सारे सवाल जितने मैं आपसे पूछ रहा हूं कमेंट में, सारे सवालों का जवाब आपको कमेंट में देना है, क्योंकि दोस्तों ये सवाल भी आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा सीधा छपेगा ये सवाल। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएगा। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान मैं आपको बताने वाला हूं, इनको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आपको आते हैं तो ठीक, नहीं तो आप इसको नोट करके रखिएगा। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना, कर्नाटक में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों यहां पर क्या क्या है? नागरहोल, नागरहोल, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, ये सब दोस्तों कहाँ पर है? ये कर्नाटक में से। मध्य प्रदेश में दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान अति महत्वपूर्ण, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। असम में दोस्तों क्या क्या स्थित है? तो आपको पता है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी, ओरांग, ये सब दोस्तों कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। अंडमान निकोबार, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा में। अगर आपसे पूछा है कि साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। और दोस्तों आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? महात्मा गांधी, ये नोट कीजिएगा आप। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये भी आपको नोट करके रखना है, अंडमान निकोबार में स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? दोस्तों पुरस्कार से संबंधित मैंने वीडियो बनाकर डाली हुई है। दोस्तों खेल संबंधित और पुरस्कार संबंधित ये 2 वीडियो मैंने अलग से बनाकर डाली हुई हैं। आप इन दोनों वीडियो को देखकर जाएगा, आपको यहाँ से 2 से 3 सवाल आपकी परीक्षा में हूबहू छपे हुए मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों मैंने आज की जो वीडियो है उसके अंदर खेल और पुरस्कार को ज़्यादा शामिल नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों मैंने इनको अलग से आपको बता दिया है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और दोस्तों उनके नोट्स आप बना सकते हैं। अति महत्वपूर्ण क्लास है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों हमारा सवाल है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो आपको नोट करके रखना है एंजेला मर्केल को। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। कौन है? एंजेला मर्केल। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों फ्रांसिस कैरे, इनको क्या मिला था? मैंने आपको बताया था, ये वास्तुकला प्रतिजर पुरस्कार, प्रतिजर पुरस्कार दोस्तों फ्रांसिस कैरे को मिला था। किसके लिए? वास्तुकला के लिए मिला था। वास्तुकला के लिए मिला था प्रतिजर पुरस्कार, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। दीपक धर को दोस्तों क्या मिला था? बोल्ट्जमान पुरस्कार, बोल्ट्जमान पुरस्कार दोस्तों दीपक धर को मिला था। और ये कहाँ के थे? आईआईटी कानपुर के थे, मैंने आपको बता दिया है। फहमीदा अजीम दोस्तों, इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला है। क्या? पुलित्जर,
पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों किसको मिला है? फहमीदा अजीम को मिला है। बांग्लादेश की दोस्तों रिपोर्टर हैं और ये पुलित्जर पुरस्कार किसके लिए मिलता है? पत्रकारिता के लिए मिलता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सारे सवाल आपको पसंद आ रहे हों, सारे सवाल दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि यूरोपियन अंतरिक्ष अभिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बिल्कुल नया सवाल आप सभी के लिए, जल्दी से बताइएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पेरिस में स्थित है, जिनेवा में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों ये सवाल मैंने पिछले भी लिया है, कई बार 2 से 3 बार इस सवाल को मैं ले चुका हूं। जल्दी से बताइएगा यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना, पेरिस में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। जिनेवा में दोस्तों WHO का मुख्यालय स्थित है। WHO, WTO और इसके अलावा ILO, इन तीनों का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना, जिनेवा में स्थित है। WHO इसकी स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948। WTO विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1995 इसकी स्थापना हुई है। और उसकी महिला अध्यक्ष कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला, पहली महिला महानिदेशक। और दोस्तों ILO इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखेंगे, यह भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों UNSC का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। वाशिंगटन DC, IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को दोस्तों जुड़वा बहनें कहा जाता है। इनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC में स्थित है। और दोस्तों इनकी स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से दोस्तों इससे इनकी स्थापना हुई थी IMF और विश्व बैंक की। दोस्तों IMF की मुद्रा क्या कहलाती है? HDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर, कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर, झेलम नदी पर। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती? कोडागू जिले से निकलती, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। नर्मदा नदी दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और उस पर क्या क्या स्थित है? ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, धुआंधार जलप्रपात, ये सब दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। झेलम नदी पर दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था? उरी परियोजना और दोस्तों किश्तवाड़ परियोजना और तुलबुल परियोजना, ये सब झेलम नदी पर स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि झेलम नदी को वेदों में क्या कहा जाता है? मैंने आपको ये सवाल कल बताया था, जल्दी से बताएगा कमेंट कर। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों अति महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस सवाल, जूको घाटी कहां पर स्थित है? बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा था जूको घाटी, ये कहां पर स्थित है? नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है, असम व मणिपुर की सीमा पर स्थित है, कर्नाटक व मणिपुर की सीमा पर स्थित है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। जूको घाटी कहां पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है, ये नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों सारे सवालों को आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल बताने जा रहा हूं मैं आप सभी को। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि अमेजोन नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, बेलेम बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अमेजोन नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है, बेलेम बंदरगाह। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह दोस्तों नील नदी के मुहाने पर स्थित है। किसके? नील नदी के दोस्तों मुहाने पे क्या स्थित है? अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। दोस्तों हल्दिया बंदरगाह दोस्तों किस नदी के किस तरह से? हुगली नदी के दोस्तों मुहाने पे क्या स्थित है? हल्दिया बंदरगाह। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अति महत्वपूर्ण सवाल हैं ये सारे के सारे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंच नद में शामिल नहीं है? सतलुज, झेलम, चेनाब, कावेरी। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो पंच नद में शामिल नहीं है? सतलुज नहीं है, झेलम नहीं है, चेनाब नहीं है, कावेरी नहीं है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंच नद में शामिल नहीं, तो आपको नोट करके रखना कावेरी। दोस्तों सतलुज हो गई, झेलम हो गई, चेनाब हो गई, ये सब दोस्तों पंच नद में शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों ब्यास और रावी,
ये दोनों दोस्तों नदी यानी कि ये 5 नदियां हैं, ये सब पंच नदी में शामिल हैं। कौन कौन सी दोस्तों? सतलुज, झेलम, चेनाब, व्यास, रावी, ये सब पंच नदी में शामिल नहीं है। और जो कावेरी नदी है दोस्तों, ये झेलम, सतलुज, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, ये सब दोस्तों शामिल हैं और कावेरी नदी दोस्तों शामिल नहीं है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। काकरापार परियोजना, उकाई परियोजना, बाणसागर परियोजना या माता टीला परियोजना? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आपको बता दें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है, तो आपको नोट करके रखना है बाणसागर परियोजना। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। और किस नदी पर स्थित है? सोन नदी, सोन नदी इस पर स्थित है। अब इसके अलावा दोस्तों जो काकरापार और उकाई परियोजना, ये किस पर? ये दोस्तों ताप्ती नदी पर स्थित है। किस पर दोस्तों? ताप्ती नदी पर स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखेंगे, ताप्ती नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना दोस्तों बेतवा नदी, बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, माता टीला परियोजना, माता बेटा, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने भी इसको ऐसे ही याद किया था। आइए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी? 18 जून 2001 को, 1 जनवरी 2015 को, 19 फरवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को। चारों डेट आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं आपको चारों बताने वाला हूँ। आपसे सवाल पूछा गया कि किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी, तो आपको नोट करके रखना है 18 जून 2001 को। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आइए बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों 1 जनवरी 2015 इसको क्या हुआ था, तो आपको नोट करके रखना है नीति आयोग। नीति आयोग दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं इसके अध्यक्ष। और दोस्तों आपको बता दें नीति आयोग कैसा आयोग है? ये विधिक आयोग है। ये दोस्तों एक विधिक आयोग है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कैसा आयोग है? विधिक। दोस्तों इसके अध्यक्ष आप कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन दोस्तों इसको भी याद रखिएगा कि विधिक आयोग है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। और उसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन केवेरी हैं। और दोस्तों इसके जो CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। 19 फरवरी 2015 स्वस्थ मृदा योजना, ये दोस्तों किससे? 19 फरवरी से। सॉइल हेल्थ कार्ड, ये दोस्तों कब से शुरू हुआ था? 19 फरवरी 2015 से। 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब से संबंधित है? 22 जनवरी 2015 से। कहाँ से? पानीपत, हरियाणा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। हमारा अगला सवाल है कि ड्रोन नीति 2022 तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। ड्रोन नीति 2022 तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपको नोट करके रखना है हिमाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों केरल ने दोस्तों क्या क्या किया, तो आपको नोट करके रखना है के फोन प्रोजेक्ट। क्या था दोस्तों? के फोन प्रोजेक्ट दोस्तों किसने लॉन्च किया? केरल ने लॉन्च किया था। और दोस्तों इसने एक अपना सी स्पेस अपना दोस्तों पहला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला दोस्तों कौन सा राज्य है? केरल। और दोस्तों के फोन प्रोजेक्ट दोस्तों केरल ने लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश दोस्तों यहाँ पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, नामीबिया से चीते मंगाए गए, आपको सबको पता है। दोस्तों पश्चिम बंगाल, यहाँ पर क्या? दुर्गा पूजा। जहाँ से दोस्तों सवाल बन सकता है मैंने वहाँ से उसको टच कर रहा हूँ। दुर्गा पूजा ये दोस्तों कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से है। और दोस्तों आपको बता दें जो पश्चिम बंगाल की जो दुर्गा पूजा है अमूर्त धरोहर है। कौन से क्रम की है? 14वें क्रम की है। यानी कि दोस्तों अमूर्त धरोहर कितनी? कुल 14 अमूर्त धरोहर हैं। इसको भी आप नोट कीजिएगा, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और मूर्त कितनी है? 40 हैं। और दोस्तों 40वीं कौन सी है? धौलावीरा, गुजरात। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 39वीं कौन सी है? रमप्पा का मंदिर है, तेलंगाना में स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला सवाल है कि GST परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएगा। GST का पूरा निचोड़ इस स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं। GST परिषद की 47वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो आपको नोट करके रखना चंडीगढ़। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। कौन से क्रम की है? 47वें क्रम की है। GST 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? GST से संबंधित है। GST दोस्तों अब आप बताएंगे कमेंट करके कि GST कौन सी सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है, राज्य सूची में आता है या संघ सूची में आता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। GST दोस्तों 101वां संविधान संशोधन है। और किसकी सिफारिश पर आया था? तो आपको नोट करके रखना विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति। और कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017।
यह भी आपको पता होना चाहिए। सारे सवाल आपको नोट करके रखिएगा, ये सवाल आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू हुई? केरल, जयपुर, सूरत या जामनगर? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ पर शुरू हुई थी? अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों सारे सवाल का आप फटाफट रिवीजन करते जाइएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और सारे सवाल आपको बिल्कुल परीक्षा जैसे सवाल लग रहे होंगे। दोस्तों भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ पर शुरू हुई है? तो आपको नोट करके रखना है, ये जयपुर में हुई है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। जामनगर गुजरात में दोस्तों क्या हुआ? तो मैंने आपको बताया था कि WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, इसकी स्थापना दोस्तों कहाँ पर हुई है? ये जामनगर गुजरात में हुई है। यह भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र, केरल? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल और अति महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। विजय हजारे ट्रॉफी दोस्तों किसने जीती? हिमाचल प्रदेश ने जीती है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश ने क्या जीता? रणजी ट्रॉफी। ये दोस्तों मध्य प्रदेश पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है, इसलिए आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? हिमाचल प्रदेश ने जीती है। और दोस्तों रणजी ट्रॉफी किसने जीती? मध्य प्रदेश ने जीती है। केरल दोस्तों ये सब मैंने आपको बता रखे हैं, अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। केरल ने दोस्तों कौन सा जीता? संतोष ट्रॉफी दोस्तों किसने जीती है? तो आपको नोट करके रखना, केरल ने जीती थी। और दोस्तों आपको बता दें किसको हराकर जीती है? तो आपको नोट करके रखना है पश्चिम बंगाल को, यानी दोस्तों वेस्ट बंगाल को दोस्तों हराकर जीती थी क्या? संतोष ट्रॉफी। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। कई बार मैंने आपको ये सवाल बताया है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। भारत का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ पर स्थापित किया गया है? दोस्तों गतिशक्ति के कितने इंजन थे? 7 इंजन थे, बजट के अंदर ऐसा बोला गया था। और दोस्तों इसका जो पहला कार्गो टर्मिनल स्थापित हुआ है वह कहाँ पर हुआ? ये परीक्षा के ये ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें भारत का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ पर खोला गया? पश्चिम बंगाल में खोला गया। पश्चिम बंगाल में भी कहाँ पर? आसनसोल मंडल। कहाँ पर दोस्तों? आसनसोल मंडल। यहाँ पर दोस्तों भारत का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किया गया है। यह भी आपको पता होना चाहिए, यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला सवाल है कि यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में कौन सा शहर शामिल नहीं है? नीलांबूर नहीं है, त्रिशूर नहीं है, वारंगल नहीं है, रमप्पा नहीं है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में कौन कौन से शहर शामिल है? नीलांबूर शामिल है, त्रिशूर शामिल है, वारंगल शामिल है, लेकिन दोस्तों ये रमप्पा ये शामिल नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा शामिल नहीं है? आपसे यही पूछा गया था, रमप्पा शामिल नहीं है। और दोस्तों आपको बता दें नीलांबूर और त्रिशूर ये दोनों कहाँ हैं? ये दोस्तों केरल में हैं। और ये वारंगल कहाँ है? तेलंगाना में है। अगर आपसे पूछा है कि रमप्पा क्या है? 39वीं मूर्त धरोहर है। कौन सी दोस्तों? 39वीं। रमप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। यह भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बिना देर किए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। हमारा अगला सवाल है कि भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई? अति महत्वपूर्ण सवाल और परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, जल्दी से बताइएगा। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई? हल्दिया से प्रयागराज, सफदरगंज दिल्ली से भद्राचल, या दोस्तों देवाली से दानापुर, या धुबरी से सादिया? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। यहाँ से दोस्तों मैं आपको 3 से 4 सवाल बताऊंगा। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू हुई? तो आपको नोट करके रखना है सफदरगंज दिल्ली से भद्राचल से शुरू यहाँ तक चली है। तो आपको ये भी परीक्षा में नोट करके रखना है, यह भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चली? सफदरगंज से भद्राचल तक चली। दोस्तों हल्दिया से प्रयागराज, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? हल्दिया से प्रयागराज। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये दोस्तों क्या है? जलमार्ग हैं, जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है? हल्दिया से प्रयागराज। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 दोस्तों कहाँ से? धुबरी से सादिया। और दोस्तों भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? सफदरगंज से भद्राचल, देवाली से दानापुर। पहली किसान रेल
पहली किसान रेल दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चली? देवाली से दानापुर। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अति महत्वपूर्ण सवाल है। देव साहेब पिल्लई, रामदत्त मिश्र, बालकृष्ण दोषी या डॉक्टर सिंथिया जबिक? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपको नोट करके रखना है देव साहेब पिल्लई। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, इसको आप सही टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? देव साहेब पिल्लई। रामदत्त मिश्र, इन्हें दोस्तों क्या किया? 31वां सरस्वती सम्मान। 31वां सरस्वती सम्मान दोस्तों किसको मिला? रामदत्त मिश्र को मिला है। किसके लिए मिला था? मैं तो यहाँ हूँ। बालकृष्ण दोषी दोस्तों रॉयल गोल्ड मेडल से दोस्तों किसको सम्मानित किया गया? बालकृष्ण दोषी को किया गया है। डॉक्टर सिंथिया जबिक, राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार किसको मिला दोस्तों? डॉक्टर सिंथिया जबिक को मिला है। ये सब सवाल मैंने आपको बता दिए हैं कल के कल ही। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। आज का दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में भी दोस्तों कहाँ पर? बूंदी राजस्थान में स्थित है। रामगढ़ विषधारी। छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास। 53वां टाइगर रिजर्व दोस्तों कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एकमात्र कौन सा है? तो आपको नोट करके रखना है, जल्दी से बताएगा क्या होगा आपका सही जवाब। इसका मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, जल्दी से बताएगा आपका सही जवाब क्या होगा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों लखीमपुर जिले में दोस्तों कौन? दुधवा नेशनल पार्क। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क दोस्तों ये कहाँ पर है? लखीमपुर में है, खीरी में। लखीमपुर खीरी जिले में कौन सा दोस्तों स्थित है? ये दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र पार्क है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला सवाल है कि 5G टेस्ट बेड का नेतृत्व किस संस्थान ने किया? IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। सॉरी दोस्तों, आइए बताइए दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब? IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर? जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें 5G टेस्ट बेड इसका नेतृत्व किस संस्थान ने किया है? तो आपको नोट करके रखना है IIT मद्रास। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। IIT रुड़की दोस्तों परम गंगा सुपर कंप्यूटर दोस्तों किसने विकसित किया? IIT रुड़की। खड़गपुर परम शक्ति दोस्तों किसने किया है? तो आपको नोट करके रखना IIT खड़गपुर। दोस्तों परम पोरुल ये इंपॉर्टेंट है, ये किसने किया है? IIT त्रिचुरापल्ली। इसको भी आप थोड़ा नोट करके रखिएगा, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं बिना देरी की अगले सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला सवाल है कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की है, राजेंद्र प्रसाद की है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, महात्मा गांधी की है? दोस्तों महात्मा गांधी, इसको थोड़ा मिसिंग प्रिंट हो गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा। हिंद स्वराज दोस्तों किसकी पुस्तक है? तो आपको नोट करके रखना है महात्मा गांधी की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, महात्मा गांधी। आप इसको नोट करके रखिएगा। अरविंद घोष लाइफ डिवाइन, ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की पुस्तक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इंडियन स्ट्रगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसकी पुस्तक है? दोस्तों इंडियन स्ट्रगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनकी दोस्तों एक बहुत ही फेमस पुस्तक है। जल्दी से बताएगा इसका सही जवाब क्या होगा। ये आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं सारे के सारे। दोस्तों राज तरंगिणी किसकी है? कल्हण की पुस्तक है। दोस्तों इंडिका किसकी है? मेगा स्नीज की है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा है कि
होम रूल मूवमेंट्स में कौन कौन समय थे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट की दोस्तों पुस्तक कौन सी दोस्तों पुस्तक है, या दोस्तों उनकी कौन सी पत्रिका है एनी बेसेंट की? इसका जवाब भी आप कमेंट करके बताएंगे। सारे सवाल आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण आपको होने वाले हैं। आइए बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 15 मार्च, 16 दिसंबर, 16 सितंबर या 27 सितंबर? क्या होगा आपका सही जवाब? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना, 15 मार्च। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, अगर आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो आप क्या कहेंगे? 24 दिसंबर। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस, क्योंकि तो 1987 में क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। और दोस्तों आपको बता दें ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप मंडल, समताप मंडल में दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुयान का संचालन कहाँ पर होता है? समताप मंडल में ही होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। 27 सितंबर दोस्तों पर्यटन दिवस मनाया जाता है, मैंने आपको बता दिया है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि रामायण मासम का संबंध किस राज्य से है? केरल, तमिलनाडु, बिहार या चंडीगढ़? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। रामायण मासम इसका संबंध किस राज्य से है? केरल से है, तमिलनाडु से है, बिहार से है, चंडीगढ़ से है? जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होने वाला है। भाई बहनों आपको बता दें रामायण मासम इसका संबंध किससे है, तो आपको नोट करके रखना है केरल। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। तमिलनाडु, यहाँ पर दोस्तों क्या स्थित है? खाद्य संग्रहालय, डिजिटल खाद्य संग्रहालय। डिजिटल खाद्य संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा T+2 अवार्ड, T+2 अवार्ड किसको मिला? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड दिया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि डुगोंग संरक्षण केंद्र, डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तमिलनाडु में किया गया है। डुगोंग क्या है? यह एक स्तनधारी और समुद्री गाय है। यह भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल अच्छे लग रहे होंगे। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। भारत का पहला यात्री ड्रोन का नाम क्या है? वरुण है, अरुण है, विक्रांत है या विजय है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा? वरुण। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अति महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों। विक्रांत, INS विक्रांत आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र सवाल। इसको दोस्तों कहाँ से शामिल किया गया अपनी सेना में? कोच्चि से शामिल किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि INS विक्रांत, ये दोस्तों इसके अंदर इसका जो नौसेना का जो नया झंडा था उसमें दोस्तों किसके आधार पर है? शिवाजी के आधार पर है। शिवाजी के दोस्तों उद्देश्य, उनके दोस्तों जो उनका उद्देश्य था, या शिवाजी का दोस्तों जो उनके चिन्ह थे, उनके ध्येयवाक्य थे, उस पर दोस्तों आधारित है नेवी का नया फ्लैग। और दोस्तों INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, दोस्तों फर्स्ट स्वदेशी विमान वाहक पोत है। और कब शामिल किया गया? 2 सितंबर। ये डेट आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण, 2 सितंबर 2022। इसको भी आप नोट करेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि एजुकेशन टाउनशिप योजना किसने प्रारंभ की थी? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल? क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। एजुकेशन टाउनशिप योजना किसने प्रारंभ की थी? तो आपको नोट करके रखना उत्तर प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा। आइए दोस्तों कुछ और जानकारी आपको देते हैं। एजुकेशन, अगर आपसे पूछा है कि एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, इस योजना के दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? कंगना रनावत। कंगना रनावत को बनाया गया एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर। यह भी आपको पता होना चाहिए। अति महत्वपूर्ण सवाल है सारे के सारे, इसको आप नोट करके रखेंगे। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। भाई बहनों हिस्ट्री का बहुत ही जबरदस्त सवाल। होम रूल लीग मूवमेंट के दोस्तों यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग रह रहा है। होम रूल लीग मूवमेंट किस वर्ष से संबंधित है? जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। 1916, 1917, 1929, 1924? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। होम रूल लीग मूवमेंट
किस वर्ष से संबंधित है, ये दोस्तों सवाल है यहाँ पर। तो आपका सही जवाब क्या होगा, 1916। होम रूल लूग मूवमेंट वर्ष 1916 से संबंधित है। इसमें दोस्तों एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों लोग शामिल थे दोस्तों होम रूल लीग मूवमेंट से। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। दोस्तों 1917 में क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह, ये भी आप नोट कीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण। 1929 दोस्तों लाहौर अधिवेशन, 1924 बेलगांव अधिवेशन। ये सब सवाल मैंने दोस्तों आपको कल नोट कराए थे। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को समझ लिया होगा। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष की गई थी किस संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। चारों संविधान संशोधन आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। वोट डालने की जो उम्र है 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, तो आपको नोट करके रखना है 61वां संविधान संशोधन। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों 71वें संविधान संशोधन द्वारा अपने संविधान में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। दोस्तों हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया था, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और दोस्तों 16वीं, 17वीं, 18वीं इनको दोस्तों कब जोड़ा गया था, तो आपको नोट करके रखना है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इनको 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों लास्ट की 5 भाषाओं को दोस्तों कब जोड़ा गया था, तो आपको नोट करके रखना है 92वां संविधान संशोधन। मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली, ये दोस्तों 5 भाषाओं को कब जोड़ा गया था, तो ये 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। 71वां संविधान संशोधन मैंने आपको बता दिया, 61वां बता, 91वां। मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा, ये कौन सा संविधान संशोधन कहता है, 91वां संविधान संशोधन। और दोस्तों 97वां संविधान संशोधन क्या है, सहकारी समिति से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा, 97वां संविधान संशोधन। इसको भी आप नोट करके रखेंगे, ये भी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि भीतर गांव के मंदिर कहाँ पर स्थित है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें भीतर गांव के मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको नोट करके रखना उत्तर प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस सवाल को भी आप नोट कीजिएगा, यह भी सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला सवाल है कि तृणमूल पार्टी कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था। यह सवाल आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। तृणमूल पार्टी दोस्तों कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था, तो आपको नोट करके रखना है वर्ष 1998। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछा जाता दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता कि जो केवल कांग्रेस पार्टी का गठन, तो दोस्तों आपका जवाब क्या होता, 1885। दोस्तों सबसे पुरानी पार्टी कौन सी, कांग्रेस पार्टी है सबसे पुरानी। लेकिन तृणमूल पार्टी ममता बनर्जी वाली दोस्तों पार्टी, वो कब की गई थी, 1998 में उसकी स्थापना की गई थी। 2013 में दोस्तों एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, सबसे नवीनतम पार्टी कौन सी है, नेशनल पीपल्स पार्टी। और इसके अलावा दोस्तों 1980 इसमें क्या, बीजेपी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई है, 1980 में हुई है। दोस्तों एक बार फिर से इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा कि तृणमूल पार्टी कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो आपको नोट करके रखना 1998 में हुआ था। अगर आपसे पूछा है कि कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। अगर आपसे पूछा था कि नेशनल पीपल्स पार्टी जो सबसे नवीनतम पार्टी है, उसकी स्थापना कब हुई, 2013 में हुई है। और आपसे अगर पूछा जाए कि बीजेपी की स्थापना कब हुई, 1980 में हुई है। यह भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि मानस, लोहित, सुबनसिरी सहायक नदियां हैं किसकी, कृष्णा नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की, कावेरी नदी की या नर्मदा नदी की। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें मानस हो गया, लोहित हो गया, सुबनसिरी हो गया, किसकी सहायक नदियां हैं, तो आपको नोट करके रखना है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों कृष्णा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो आपको नोट करके रखना है तुंगभद्रा, घाट प्रवाह और माल प्रवाह।
ये दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। मानस, लोहित, सुबनसिरी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की दोस्तों सहायक नदियां हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर सांगपो कहते हैं? तिब्बत में। और माजुली द्वीप दोस्तों ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। नर्मदा नदी पर दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध और धुआंधार जलप्रपात ये सब दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। दोस्तों कावेरी नदी की कौन कौन सी सहायक नदी हैं जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। यह भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रह नहीं है। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा आपका सवाल है। दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, आपका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें इसमें से आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं, तो आपको नोट करके रखना बृहस्पति दोस्तों इसके अंदर आंतरिक ग्रह नहीं है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये दोस्तों कितने हैं? ये सब आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और बाकी जो बच गए वो सब बाह्य ग्रह हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आपकी परीक्षा में यहाँ से कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सब कैसे? आंतरिक ग्रह हैं। और जो बाकी बचे हैं दोस्तों वो कैसे होंगे? वो बाह्य ग्रह होंगे। आपसे ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो दोस्तों एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो आपको नोट करके रखना मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। यह भी आपको पता होना चाहिए। जो दोस्तों क्षुद्र बेल्ट होती है, क्षुद्र ग्रह की जो बेल्ट होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भारतीय जनसंघ इसके संस्थापक कौन थे? तो आपको नोट करके रखना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको दोस्तों कौन सी उपाधि दी गई थी? लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। और दोस्तों इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा का क्या नाम है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहां पर स्थित है? साधु बेग द्वीप, गुजरात, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यानी कि गुजरात में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी? 182 मीटर। किसने बनाया था दोस्तों? राम सुतार ने बनाया था। उम्मीद करता हूं आपने यहां से भी सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, प्रधानमंत्री के, उपराष्ट्रपति के। क्या होगा आपका सही जवाब? अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें जो महान्यायवादी होता है वो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? तो आपको नोट करके रखना है राष्ट्रपति के। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछा है कि महान्यायवादी का अनुच्छेद कौन सा होता है तो आपको नोट करके रखना आर्टिकल दोस्तों 76। ये दोस्तों महान्यायवादी से संबंधित होता है। अगर आपसे पूछा है कि महाधिवक्ता ये दोस्तों किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? ये दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। और इसका अनुच्छेद कौन सा होता है? अनुच्छेद 165 है। यह भी आपको नोट करके रखना है। यह भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, यूक्रेन में, अर्जेंटीना में। महत्वपूर्ण घास के मैदान आपको मैं नोट कराने वाला हूँ, इसको आप नोट करके रखिएगा। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको नोट करके रखना है महत्वपूर्ण में ऑस्ट्रेलिया में। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। साउथ अफ्रीका में दोस्तों घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो आपको नोट करके वेल्स कहते हैं। यूक्रेन में दोस्तों स्टेपी कहते हैं। अर्जेंटीना में पंपास। दोस्तों लानोज घास के मैदान वेनेजुला में पाए जाते हैं। और दोस्तों हंगरी, अगर आपसे पूछा कि हंगरी घास के मैदान, दोस्तों हंगरी में दोस्तों घास पुस्ताज। ये सब आप नोट कीजिएगा। यहाँ से आपसे कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। डाउन्स घास के मैदान दोस्तों कहाँ पाए जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में। साउथ अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्स कहते हैं। यूक्रेन में दोस्तों स्टेपी कहते हैं। अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं। वेनेजुला में दोस्तों लानोज कहते हैं। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं। इसको भी आप नोट कीजिएगा। आपकी परीक्षा में यहाँ से आपसे कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। दोस्तों आपको बता दें भारत के अंदर कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने दोस्तों? 8।
शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। लेकिन आपसे पूछा है कि शास्त्रीय लैंग्वेज जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो कितनी दोस्तों? वो हैं 6। यह भी आपको पता होना चाहिए। अब आपसे सवाल पूछा गया है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको नोट करके रखना है असम का। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, असम का। दोस्तों असम में ही एक त्यौहार मनाता है बिहू। बिहू दोस्तों कहाँ मनाता है? असम में ही मनाया जाता है। त्रिपुरा में दोस्तों, त्रिपुरा दोस्तों इसकी भाषा कौन सी? कोक बरोक। कोक बरोक, कोक बरोक भाषा दोस्तों कहाँ की? त्रिपुरा की है। और दोस्तों त्रिपुरा में एक बहुत ही फेमस त्योहार मनाया जाता है। जल्दी से बताएगा आपका सही जवाब क्या होगा। वो त्योहार दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, जल्दी से बताएगा आपका सही जवाब क्या होगा। मिजोरम आपकी परीक्षा के लिए ये भी महत्वपूर्ण है। लद्दाख, यहाँ पर दोस्तों हैमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। क्या दोस्तों? हैमिस फेस्टिवल अगर आपसे पूछा जाए वो कहाँ पर मनाया जाएगा? लद्दाख में मनाया जाता है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों फेस्टिवल और दोस्तों उनसे संबंधित राज्य, इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करके रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। सारे फेस्टिवल दोस्तों कौन कहाँ पर मनाया था मैंने आपको बता रखे हैं। सत्रिया दोस्तों कहाँ का क्लासिकल नृत्य है? असम का है। और दोस्तों असम में दोस्तों बिहू मनाया जाता है। त्रिपुरा दोस्तों यहाँ पर कोक बरोक इसकी मूल भाषा है। और दोस्तों खारची उत्सव, कौन सा? खारची। खारची उत्सव कहाँ मनाता है? ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। और लद्दाख में दोस्तों हैमिस फेस्टिवल, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि किस धातु को क्विक सिल्वर कहते हैं? कोबाल्ट को कहते हैं, मरकरी को कहते हैं, पारा को कहते हैं, ब्रोमीन को कहते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं आपको साइंस के ऐसे सवाल नोट कराने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा में सीधा आपको नंबर दिलाएंगे। दोस्तों सच में आपको आज 20 से 25 नंबर दिलाने वाली क्लास आपके सामने चल रही है। सारे सवालों को आप ध्यानपूर्वक नोट करते चलिएगा। जो आपको आते हैं उनको रिविजन कीजिएगा, जो आपको नहीं आता है उसको आप नोट करते चलिएगा। दोस्तों किस धातु को क्विक सिल्वर कहते हैं? तो आपको नोट करके रखना है मरकरी। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देता हूं। दोस्तों जो कमरे के ताप पर एकमात्र धातु द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी? पारा एकमात्र धातु। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कमरे के ताप पर पाई जाने वाली द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी? ब्रोमीन। इसको आप महत्वपूर्ण में याद कीजिएगा। अधातु, इन दोनों को आप महत्वपूर्ण में याद कीजिएगा। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं दोनों। आइए दोस्तों बिना देर किए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करते हैं किससे? यूरेनियम 235 से, कोबाल्ट 60 से, कार्बन 14 से, आयोडीन 131 से। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सारे सवाल एग्जाम ओरिएंटेड सवाल आपको मैं बता रहा हूँ। चट्टानों की दोस्तों जो आयु होती है वो किससे ज्ञात करते हैं? तो आपको नोट करके रखना यूरेनियम 235 है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछा है कि कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर दोस्तों कोबाल्ट 60, कार्बन 14 है। इसको दोस्तों क्या? जीवाश्म से संबंधित, जीवाश्म का अध्ययन है। जीवाश्म। आयोडीन 131 दोस्तों ये किससे संबंधित है? थायराइड का जो कैंसर होता है इससे संबंधित होता है। जो आप देखोगे घेंगा रोग हो जाता है दोस्तों, जो नमक आयोडीन की कमी से दोस्तों, उसी में उसे आयोडीन 131 से उसका दोस्तों उपचार किया था। इसको भी आपको नोट करके रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला और बहुत ही फेवरेट सवाल, जनरेटर में ऊर्जा का परिवर्तन होता है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें जनरेटर में ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। और दोस्तों यही काम किस में होता है? मोटर में होता है। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में दोस्तों मोटर भी वर्क करती है। विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में दोस्तों विद्युत बल्ब। अगर आपसे पूछा है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत बल्ब। दोस्तों आप देखा होगा कि जैसे ही बिजली जाती है, बिजली जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तुरंत ही दोस्तों बल्ब जल जाता है। यानी कि दोस्तों जैसे ही विद्युत धारा प्रभावित हुई वैसे ही दोस्तों प्रकाश ऊष्मा उत्पन्न हो गई। विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में दोस्तों कौन? बल्ब। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में दोस्तों कौन कौन? जो जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, ये सब। ध्वनि ऊर्जा से दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन। क्या दोस्तों? माइक्रोफोन। ये भी आपको लिए अति महत्वपूर्ण है। माइक्रोफोन
यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपने सवालों को नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। यह भी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आपको बता दें कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। आपका ऑप्शन नंबर सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। सिल्वर आयोडाइड दोस्तों कृत्रिम वर्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किसमें करते हैं? तो आपको नोट करके रखना है। जो दोस्तों वोट वाली दोस्तों स्याही होती है, वोट वाली स्याही। दोस्तों आप वोट देने जाते होंगे, आपकी उंगली पर एक स्याही लगाई जाती होगी, वो सिल्वर नाइट्रेट उसके अंदर मिला होता है, तभी दोस्तों वो स्याही बहुत ही पक्की होती, जल्दी छूटती नहीं है। सिल्वर नाइट्रेट का दोस्तों किसका उपयोग करते हैं? वोट वाली स्याही में। सिल्वर आयोडाइड दोस्तों कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। सिल्वर ब्रोमाइड दोस्तों आपने फोटोकॉपी करवाने जाते होंगे और उसके ऊपर जो काला प्रिंट होता है उसके ऊपर उसमें किसका प्रयोग है? सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोकॉपी। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये सारे सवाल किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। ग्रुप डी की परीक्षा में दोस्तों यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए हैं। आपकी परीक्षा में भी यहाँ से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। हमारा आज का अगला सवाल है कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है? दोस्तों आप सवालों का लेवल देख रहे होंगे, बिल्कुल यूपी पैट जैसे सवालों का लेवल आपको लग रहा होगा। सारे सवाल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस से उठाए गए, फालतू की चीज़ें नहीं उठाई गई हैं। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण, पारा के कारण, नाइट्रेट के कारण। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें मिनी माता रोग किसके कारण होता है? ये पारा के कारण होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी पारा, Hg। पारा का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है? Hg। दोस्तों नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये दोस्तों किसके कारण होता है? नाइट्रेट कारण। कैडमियम, इटाई रोग दोस्तों किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, यह भी सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल दोस्तों हमारा है कि हाइड्रोफोबिया का संबंध किससे है? रेबीज से है, हैजा से है, प्लेग से है, पेचिस से है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। जो हाइड्रोफोबिया है उसका संबंध किससे है? रेबीज से है, हैजा से है, प्लेग से है या पेचिस से है? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें जो हाइड्रोफोबिया होती है उसका संबंध किससे है? तो आपको नोट करके रखना, रेबीज से। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें रोग और उनसे संबंधित कारक ये आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। आज मैं दोस्तों आपको कुछ रोग और उनसे संबंधित कारक आपको नोट कराने वाला हूँ, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये भी आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कई बार परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। दोस्तों अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हो तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें। आइए दोस्तों रोग और उनसे संबंधित कारक आपको बताता हूं। दोस्तों रेबीज किसके कारण होता है? तो आपको नोट करके रखना है, ये दोस्तों विषाणु जनित रोग है। कैसा दोस्तों? ये दोस्तों विषाणु जनित रोग है। और दोस्तों हैजा कैसा है? दोस्तों ये जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। प्लेग को दोस्तों क्या कहते हैं? काली मौत, इसको काली मौत कहते हैं। ये भी दोस्तों जीवाणु से संबंधित है। पेचिस दोस्तों किससे? प्रोटोजोआ, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। आइए दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों आपको बता दें विषाणु से होने वाले रोग मैं एक एक करके बोल रहा हूं, आप उनको नोट कीजिएगा। कृपया करके दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिएगा। आप कोई सा भी एग्जाम देने बैठेंगे आपको दोस्तों ये सारे के सारे सवाल कहीं ना कहीं छपे हुए मिलेंगे। आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ विषाणु से होने वाले रोग। सबसे पहले दोस्तों रेबीज किससे होता है? विषाणु से होता है। फिर दोस्तों खसरा, और दोस्तों किससे होता है? ये भी जीवाणु से ही होता है। हेपेटाइटिस, ये भी दोस्तों किससे होता है? ये भी दोस्तों विषाणु से ही होता है। पोलियो भी विषाणु से होता है। एड्स हो गया, एड्स, चेचक, ये सब दोस्तों किससे होते हैं? ये सब विषाणु से। छोटी माता, डेंगू, ये सब दोस्तों किससे होंगे? डेंगू, इन्फ्लुएंजा, ये सब किससे होंगे? विषाणु से होने वाले रोग हैं। अब जीवाणु से दोस्तों आप इनको नोट कीजिएगा। जीवाणु से कौन कौन है? टिटनेस हो गया, और दोस्तों निमोनिया हो गया, लेप्रोसी हो गया, क्षय रोग हो गया, टाइफाइड हो गया। अब मैंने आपको बताया प्लेग हो गया, काली खांसी हो गया, डिप्थीरिया हो गया। ये सब दोस्तों किससे हैं? ये सब जीवाणु से होने वाले रोग हैं। और दोस्तों ये किससे? प्रोटोजोआ से दोस्तों 2-4 रोग हैं, इसको आप नोट करके रखिएगा। पायरिया, कालाजार, बालू मक्खी के द्वारा होता है ये दोस्तों। मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग और फाइलेरिया, ये सब दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। यह भी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। हाइड्रोफोबिया दोस्तों
इसमें क्या होता है, ये दोस्तों कुत्ते के काटने से होता है और इसमें पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया, फोबिया का मतलब डर। आपको जिस चीज़ से भी डर लगे उसके पीछे आप फोबिया लगा दीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि वो डर की चीज़ है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को यहाँ से नोट कर लिया होगा। आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि हार्मोन की तरह व्यवहार करने वाला विटामिन कौन सा? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों कुछ विटामिन और उनके दोस्तों रासायनिक नाम अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। हार्मोन की तरह व्यवहार करने वाला विटामिन कौन सा है? तो आपको नोट करके रखना है विटामिन डी। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके रासायनिक नाम को लेकर। कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल दोस्तों किसका? ये जो विटामिन डी का नाम। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है दोस्तों। विटामिन बी थायमीन। थायमीन इसका नाम है। अगर विटामिन B12 पूछा जाए अगर आपसे B12 तो उसका दोस्तों क्या होगा? साइनोकोबुलिन। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। विटामिन ए रेटिनॉल। अगर आपसे पूछा विटामिन के फिनोक्विनोन। क्या दोस्तों? फिनोक्विनोन। इसको आप नोट कीजिएगा। अगर आपसे विटामिन ई पूछा जाए तो आप कहेंगे टोकोफेरॉल। ये भी आप नोट कीजिएगा, आपसे यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि ईईजी का संबंध किस अंग से है? हृदय से है, मस्तिष्क से है, किडनी से है, कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें ईईजी इसका संबंध किस अंग से है? तो आपको नोट करके रखना है मस्तिष्क। आपको ऑप्शन नंबर ए, सॉरी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछा था कि ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसका संबंध दोस्तों किससे है? हृदय से है। लेकिन ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। इसको भी आप सुनते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। हृदय का संबंध किससे? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। दोस्तों कार्डियोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, यानी कि हृदय के डॉक्टर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किससे संबंधित है? हृदय से। लेकिन आपसे पूछा जाए ईईजी इसका संबंध किससे है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी इंसेफेलो इसका संबंध किससे? मस्तिष्क से है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। किडनी दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि डायलिसिस किस अंग के खराब होने पर होती है तो आपका जवाब होगा किडनी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि मस्तिष्क शुगर किसे कहते हैं? अति महत्वपूर्ण सवाल। लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से दे दीजिएगा। दोस्तों मस्तिष्क की शुगर किसे कहते हैं, यानी कि ब्रेन शुगर किसे कहा जाता है? यह भी सवाल आपकी परीक्षा में कई बार आपसे पूछा गया। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें मस्तिष्क शुगर किसे कहा जाता है? तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना है गैलेक्टोज। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। फ्रक्टोज इसको दोस्तों बोलते हैं फ्रूट शुगर इसको बोला जाता है। सुक्रोज इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? केन शुगर, गन्ने की शुगर, केन शुगर। लैक्टोज इसको दोस्तों का मिल्क शुगर। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क की शर्करा किसको कहते हैं? गैलेक्टोज को कहते हैं। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर, सुक्रोज केन शुगर, लैक्टोज मिल्क शुगर। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों अगला सवाल है टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण? लाइकोपीन के कारण, कैरोटीन के कारण, या कैप्सिटम के कारण, या बैंथनीन के कारण। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो आपको नोट करके रखना लाइकोपीन के कारण। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। ये भी आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। कैरोटीन दोस्तों गाजर, जो गाजर का दोस्तों जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? ये दोस्तों कैरोटीन के कारण होता है। कैप्सिटम मिर्च, जो मिर्च का दोस्तों जो लाल रंग होता है, मिर्च का दोस्तों जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो आपको नोट करके रखना है कैप्सिटम के कारण है। बैंथनीन बैगन का दोस्तों जो बैगनी रंग होता है, बैगन का जो बैंगनी रंग होता है वो किसके कारण होता है? बैंथनीन के कारण होता है। तो आपको ये भी नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि कार्बन क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा नहीं है? हीरा नहीं है, ग्रेफाइट नहीं, फुलरीन नहीं, चारकोल नहीं है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। भाइयों बहनों आपको बता दें कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा नहीं है? तो आपको नोट करके रखना चारकोल। दोस्तों हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन ये सब दोस्तों कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। अब दोस्तों आपसे पूछा कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, दोस्तों
विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, अगर आपसे पूछा है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तो आप कहेंगे चांदी, Au। इसको भी आप नोट कीजिएगा, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। Ag, सॉरी दोस्तों, Ag। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था, हाइजेनबर्ग ने किया था, पाउली ने किया था। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। केमिस्ट्री का बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न, बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको नोट करके रखना है जॉर्ज लेमेत्रे। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया है? जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया है। हेनरी कैवेंडिश ने दोस्तों क्या दिया है? रेडियो एक्टिविटी खोज किसने की है? दोस्तों हेनरी कैवेंडिश ने की है। हाइजेनबर्ग, इन्होंने तो अनिश्चितता का सिद्धांत दिया है। अगर आपसे पूछा कि अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने, पाउली ने दोस्तों अपवर्जन का नियम दिया। अपवर्जन का नियम दोस्तों किसने दिया? पाउली ने दिया। ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, प्रकाश के प्रकीर्णन से, प्रकाश के विवर्तन से। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। यहाँ से दोस्तों मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, सारे सवालों को सुनते चलिएगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? तो आपको नोट करके रखना है प्रकाश के प्रकीर्णन से। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप सुबह सुबह अपना गेट खोलते हैं तो एक जो प्रकाश की किरण होती है आपके सीधे दीवार पर पड़ती है। अब आप प्रकाश की किरण में बीच बीच में देखते होंगे कि धूल की कण आपको उड़ते हुए दिखाई देते होंगे। वही होता है दोस्तों टिंडल प्रभाव। और दोस्तों ये किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी कि प्रकाश के बिखराव के कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन है। आपसे पूछा जाए कि अगर पानी में पड़ी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, या मछली जल मतलब पानी के अंदर मछली जल की सतह से थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है, या दोस्तों धातु की छड़ पानी में पड़ी हुई टेढ़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कटा हुआ हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। रोड पर दोस्तों पानी फैला हुआ दिखाई देता है, किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। और रेगिस्तान में मृग मारीचिका का दिखाई देना किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। इसको भी आप नोट कीजिएगा, यह भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य सदैव कैसा होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आप सीधा सीधा जवाब याद रखिएगा, ऋणात्मक। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? सदैव ऋणात्मक होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला सवाल है कि पारा में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? अति महत्वपूर्ण सवाल। यहाँ से आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। पारा में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो आपको नोट करके रखना है चालन विधि के द्वारा। दोस्तों पारा इस विधि का दोस्तों एक अपवाद है, वरना दोस्तों चालन विधि के द्वारा ठोसों में, अगर आपसे पूछा है कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो आप कहेंगे चालन विधि के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण दोस्तों किसके द्वारा होता है? विकिरण विधि के, सॉरी तो संवहन विधि के द्वारा। किसका? संवहन विधि के द्वारा। थोड़ा इसको करेक्ट कीजिएगा, संवहन विधि के द्वारा। विकिरण विधि के द्वारा दोस्तों क्या होगा? तो आपको नोट करके रखना है जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है वो किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण विधि के द्वारा आता है। ये भी आपको नोट करके रखना है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला सवाल है कि एलपीजी में क्या नहीं पाया था? ब्यूटेन नहीं पाया था, प्रोपेन नहीं पाया था, मेथेन नहीं पाया था, या एथेन नहीं पाया था। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना है आपको। एलपीजी में क्या नहीं पाया था? तो आपको नोट करके रखना मेथेन और एथेन, ये दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन ये दोनों एलपीजी में पाए जाते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस दोस्तों मेथेन किसमें पाया था? सीएनजी में पाया था, सीएनजी इसमें दोस्तों मेथेन पाया था। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों अधिकतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, क्लोरीन है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें अधिकतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो आपको नोट करके रखना क्लोरीन। कौन सा दोस्तों? क्लोरीन। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लोरीन। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अधिकतम आयनन विभव नहीं दोस्तों,
आपका ये सवाल नहीं होगा। आपका सही जवाब होगा अधिकतम आयनन विभव आपसे पूछा है। अधिकतम आयनन विभव किसका होगा? ये नाइट्रोजन का होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों क्लोरीन की क्या होती है? सर्वाधिक, अगर आपसे पूछा कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो आप कहेंगे क्लोरीन। अगर आपसे पूछा है कि सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है तो आप कहेंगे नाइट्रोजन। इसको आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ई। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों मैंने अभी आपको पहले जितने दोस्तों रासायनिक नाम थे सब बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनसे कौन कौन सी रोग होते हैं, क्या क्या होता है, वो मैं आपको अब बताऊंगा। जल्दी से बताइएगा कि गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आपको नोट करके रखना विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन के की कमी से दोस्तों रक्त अल्पता, रक्त अल्पता, रक्त अल्पता। विटामिन बी बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन ई, इससे दोस्तों क्या होता है? बांझपन, बांझपन होता है। विटामिन दोस्तों के से मैंने आपको बता दिया रक्त अल्पता। विटामिन डी से दोस्तों क्या होगा? ये दोस्तों सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी। आइए दोस्तों विटामिन डी से दोस्तों क्या होगा? सूखा रोग। इसको भी लिख लीजिएगा। विटामिन डी से दोस्तों क्या होगा? सूखा रोग, सूखा रोग विटामिन डी से होगा। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाया गया सवाल। पर्वत, मरुस्थल, वन, महासागर। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। ये सवाल दोस्तों सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठाया गया, अपने पास से कुछ नहीं मिलाया गया है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र किसका होता है? तो आपको नोट करके रखना महासागर। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। दोस्तों जो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक किसका होता है? ये महासागर का होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या ये सभी। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों परीक्षा जैसे प्रश्न एनसीईआरटी का दोस्तों निचोड़ साइंस के सवालों में आपके सामने रखा गया है। जल्दी से बताइएगा कि पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण कौन करता है? तो आपको नोट करके रखना उत्पादक। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। उत्पादक कौन है? हरे पेड़ पौधे। दोस्तों जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो दोस्तों उत्पादक होते हैं। और दोस्तों इन हरे पेड़ पौधों को जो खाता है वो कौन होता है? उपभोक्ता होता है। और जो इस उपभोक्ता को भी खाया जाता है वो कौन होता है? अपघटक। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि श्यामा श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है AgCl, PbNO3 का होल थ्राइस, FeSO4 या CaSO3, CaCO3। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें श्यामा श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त क्या होता है? AgCl। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं यहां से आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, नियोजन, संयोजन। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है ऑक्सीकरण और अपचयन का। दोस्तों ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों आपसे कहा जाता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का अगर यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन जुड़ती और हाइड्रोजन निकलती तो दोस्तों आपका क्या होता? ऑक्सीकरण होता, ऑक्सीकरण होता। लेकिन दोस्तों आपसे क्या पूछा गया? ऑक्सीजन का निकलना और दोस्तों हाइड्रोजन का जुड़ना, तो आपका क्या होगा? अपचयन होगा। अगर दोस्तों हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होगा? अपचयन होगा। अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीकरण होगा। दोस्तों आप केवल एक याद कीजिएगा, अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होगा? अपचयन होगा। अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि अपच का उपचार करने के लिए आवश्यक औषधि है कौन सी? एंटीबायोटिक या दोस्तों एनाजेसिक, एंटासिड या एंटीसेप्टिक। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल एनसीईआरटी का उठाया हुआ सवाल है दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम 10th की एनसीईआरटी आप उठा के देखिएगा, आपको दोस्तों सारे सवाल वहीं से छपे हुए मिलेंगे। अपच का उपचार करने के लिए आवश्यक औषधि कौन सी है? तो आपको नोट करके रखना है कौन सा दोस्तों? एंटा एसिड, प्रति अम्ल। आपसे दोस्तों हिंदी में भी पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन में प्रति अम्ल भी दिया जा सकता है और आपको दोस्तों एंटा एसिड भी दिया जा सकता है। आपको दोनों याद रखने हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सवाल को समझ लिया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि दांत के इनेमल में उपस्थित कैल्शियम फास्फेट की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती, क्षारीय होती, उदासीन होती है या उभयधर्मी होती? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, दांत के इनेमल में जो उपस्थित कैल्शियम फास्फेट होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। बिल्कुल एनसीईआरटी का सवाल है। दोस्तों दांत का इनेमल है, इसकी मजबूती के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आपको नोट करके रखना, फास्फोरस। फास्फोरस जिम्मेदार है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा है कि दांतों की मजबूती दोस्तों कैल्शियम, आप इन दोनों फर्कों को याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा कि जो इनेमल है इसकी कठोरता के लिए कौन जिम्मेदार है? फास्फोरस है। दांतों के लिए, दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, 0। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान कैसा होता है? 7 से कम होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आइए दोस्तों पीएच मान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूँ। ये देखिए दोस्तों ऐतिहासिक चित्र, यहाँ पर दोस्तों क्या है? 7। अगर दोस्तों आप 7 से ज़्यादा जाएंगे, 7 से ज़्यादा जाएंगे तो क्या होगा? क्षारीय। अगर आप 7 से आगे जाएंगे तो क्षारीय, 7 से पीछे आएंगे तो अम्लीय। अब दोस्तों आपसे पूछा सकता है कि किसी तत्व का पीएच मान 5.4 है, ये दोस्तों अम्ल वर्षा का है, तो दोस्तों वह कैसी होगी? अम्लीय होगी, क्षारीय? आप क्या दोस्तों 7 से कम आ रहे हैं तो कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। 7 से ऊपर दोस्तों क्षारीय होगा। और पीएच पैमाने की खोज किसने की? सोरेनसन ने किए, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए क्या उपयोगी पदार्थ है? धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी, विरंजक चूर्ण। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? तो आपको नोट करके रखना, विरंजक चूर्ण। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अति महत्वपूर्ण सवाल था ये भी, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। ये लीजिए दोस्तों परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? Na2CO3 10H2O, NaHCO3 NaCl NH4Cl। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। यहाँ से दोस्तों मैं आपको 2 से 3 जानकारी देने वाला हूँ। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा? तो आपको नोट करके रखना है Na2CO3 10H2O। अगर आपसे पूछा कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, अगर आपसे पूछा कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र कौन सा है तो भी आपका यही जवाब होता। अगर दोस्तों आपसे पूछा खाना सोडा, खाना सोडा, या आपसे पूछा सोडियम बाई कार्बोनेट, दोस्तों आप इन दोनों अंतरों को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा था कि सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र कौन सा है? Na2CO3 10H2O। अगर आपसे पूछा था कि खाने का सोडा या सोडियम बाई कार्बोनेट, केवल दोस्तों सोडियम कार्बोनेट में केवल बाई जोड़ दीजिएगा। खाना बनाने का कार्य कौन करता है? बाई, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। और दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र कौन सा है? NaSCO3। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको नोट करके रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। NaCl दोस्तों साधारण नमक का सूत्र है, आप सबको पता है। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन सा है? तो आपको नोट करके रखना ये सभी। इसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक होते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या गैस के रूप में। बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न, एनसीईआरटी का बिल्कुल लल्लन टॉप सवाल है, जल्दी से बताइएगा। आपको सबको पता है कि दोस्तों जल और खनिज पदार्थों का दोस्तों सम्मेलन जाइलम के द्वारा होता है, और जो भोज्य पदार्थ है उनका सम्मेलन, भोज्य पदार्थ का सम्मेलन फ्लोएम के द्वारा होता है। लेकिन दोस्तों सवाल कितना घुमा के पूछा गया है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, गैस के रूप में। दोस्तों आपको याद में रखना है, फ्लोएम के द्वारा भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो प्रोटीन के रूप में होता है। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि जठर रस स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं कहां पर? आमाशय में, अग्नाशय में, पित्ताशय में, यकृत में। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों जठर रस है, इसको स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? तो आपको नोट करके रखना, पित्ताशय में पाई जाती हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन, अगर आपसे पूछा है कि प्रोटीन
प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन दोस्तों कहाँ पर होता है? तो आपको नोट करके रखना है, आमाशय में होता है पाचन। अगर आपसे पूछा कि भोजन का सर्वाधिक पाचन, अगर फूड का पाचन दोस्तों कहाँ पर होगा, ये छोटी आंत में होगा। ये भी आपको नोट करके रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। ये दोनों सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ से होगा? आमाशय में होगा। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होगा? ये दोस्तों छोटी आंत में होगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा कि पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है और मैंने आपको कई बार बताया है। और जो मस्तिष्क होता है वो ताप नियंत्रण का कार्य कौन सा भाग करता है? इसका भी जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। ये सारे सवाल आप कमेंट करके बताने वाले हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि पेलाग्र रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B12। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। यहाँ से भी दोस्तों मैं आपको 2 से 3 सवाल बताने वाला हूँ। पेलाग्र रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको नोट करके रखना, विटामिन B5। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। विटामिन B2 का नाम क्या है? थायमीन। ये दोस्तों साधारण विटामिन है। विटामिन B2 का नाम थायमीन। विटामिन B12 साइनोकोबिलिन। साइनोकोबिलिन, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला सवाल है कि मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? दोस्तों जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसको पोषण कहाँ से मिलता है? फैलोपियन ट्यूब से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है, अंडाशय से मिलता है या वक्र से मिलता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो आपको नोट करके रखना, वेरी इंपॉर्टेंट में, प्लेसेंटा से। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। जब दोस्तों नवजात शिशु जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसको दोस्तों जो भोजन चाहिए होता है, उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है, उसको जल चाहिए होता है, जो दोस्तों जीवित रहने के लिए जो पदार्थ चाहिए होते हैं वो सब कहाँ से मिलते हैं? वो सब दोस्तों प्लेसेंटा से मिलते हैं। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। ये भी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। 2 से 4 सवाल और बचे हैं, वो मैं आपको करा दे रहा हूँ, वो भी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि पराग कोष किसके अंदर बनते हैं? अंडाशय के अंदर बनते हैं, अंडक के अंदर बनते हैं, परागकण के अंदर बनते हैं, बाह्य दल के अंदर बनते हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें पराग कोष ये कहाँ पर बनती है? दोस्तों परागकण में बनते हैं। इसको आप थोड़ा नोट करके रखेंगे। एनसीईआरटी का सीधा उठाया हुआ सवाल है। पराग कोष कहाँ बनेंगे? परागकण में बनेंगे। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किस पौधे पर किए थे? बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही जबरदस्त और सरल सवाल। पपीता, अंगूर, आलू, मटर। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किसके मैंने आपको उत्तर बता ही दिया, किस पौधे पे किए थे? मटर के प्रयोग पर किए थे। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। और मेंडल कहाँ पर रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया। मेंडल दोस्तों ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ये भी आपसे कभी ना कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। यहाँ से दोस्तों मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? हीरे में, कांच में, जल में या केरोसिन में? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल एनसीईआरटी का छपा हुआ सवाल है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी? हीरे में होगी, कांच में होगी, जल में होगी या केरोसिन में होगी? दोस्तों आपको बता दें जो प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ पर होती है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती कितनी होती? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये दोस्तों सर्वाधिक होती है। किसमें दोस्तों? सर्वाधिक। लेकिन दोस्तों अगर न्यूनतम चाल पूछी जाए तो किसमें होगी? कांच में। कांच में होगी न्यूनतम चाल। अगर आपसे पूछी जाए कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल कहाँ पर होगी? वैक्यूम में होगी, यानी कि निर्वात में होगी। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे पूछा है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी? कांच के अंदर होगी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। उत्तल दर्पण, अति महत्वपूर्ण सवाल। उत्तल दर्पण f = 10 सेंटीमीटर देकर रखा है तो वक्रता त्रिज्या r आपसे पूछी है। ये भी सवाल दोस्तों कभी ना कभी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए दोस्तों मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया है। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें f = r/2। ये दोस्तों संबंध होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। फोकस दूरी जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी, 4 गुनी, चौथाई, 1.5 गुनी। आपको ऑप्शन में कुछ भी दे देंगे तो आपको ध्यान में रखना है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब दोस्तों हमारे पास f का मान देकर रखा हुआ है कितना? 10।
और हमको R/2 यानी कि दोस्तों हमको R का मान चाहिए है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देंगे। R बराबर 10 गुणे 2, तो हमारा R बराबर क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ऐसे सवाल होते हैं ये दोस्तों। अगर आपको दोस्तों अगर R का मान दे रखा होता 10, तो आप 2 से काट देते, 2 पंजे 10, तो आपका फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर आ जाती। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। दोस्तों एक चीज़ और याद में रखिएगा आप, जो दोस्तों अवतल लेंस होता है या अवतल दर्पण होता है, उसका मान सदैव ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस में होता है, और उत्तल दर्पण का हमेशा धनात्मक होता है। इसको भी आप ध्यान में रखें, यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। ये लीजिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त लेंस है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएगा। सेम टू सेम दोस्तों एनसीईआरटी में ऐसे ही सवाल छपे हैं और ऐसा ही ऑप्शन दिए गए हैं। जल्दी से बताएगा आपका सही जवाब क्या होगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आपको नोट करके रखना है अवतल लेंस। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस है दोस्तों। इसको मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, कैसे उत्तल ऊ की पाई निकल रही है, आप उत्तल बोलिए, ऊ से उत्तल, दू से दूर, ऊ की निकल रही है दोस्तों, ऊ से ये देखिए ऊ की पाई निकल रही है। इसको आप ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि ओम के नियम का सूत्र क्या है। I बराबर V गुणे R। दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा में ये सवाल इतनी बार पूछा गया, ये सवाल बच्चों को रट गया था। I बराबर V गुणे R, R बराबर V गुणे I या V बराबर I गुणे R। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। भाइयों बहनों आपको बता दें, ओम के नियम का सूत्र क्या है, V बराबर IR। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, V बराबर IR। ये दोस्तों ओम के नियम का सूत्र है, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं। ब्रायोफाइट को, थैलोफाइट को, एंजियोस्पर्म को, जिम्नोस्पर्म को। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण एनसीईआरटी का बिल्कुल छपा हुआ सवाल है। भाई बहनों आपको बता दें, पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं, तो आपको नोट करके रखना है ब्रायोफाइटा को। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। थैलोफाइटा दोस्तों कवक, शैवाल, लाइकेन, ये सब दोस्तों किसमें, ये सब थैलोफाइटा में आते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि पौधों में मृदा को कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या ये सभी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। एनसीईआरटी का बिल्कुल लल्लन टॉप सवाल। पौधों को मृदा से कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, तो आपको नोट करके रखना है। उसको नाइट्रोजन मिलती है, फास्फोरस मिलती है, पोटेशियम मिलते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। NPK 4:2:1, इसका अनुपात भी आप नोट करके रखेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम दोस्तों इनका अनुपात क्या है। पौधों को मृदा से कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है और पोटेशियम मिलता है। NPK का अनुपात कितना है दोस्तों, 4:2:1। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, यह भी आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण सवाल आपसे हो सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों ये सवाल रिपीट हो चुका है। हार्मोन की तरह व्यवहार करने वाला विटामिन D, इसको आप छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी एक प्रवस्था किसकी होती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, थियोफ्रेज। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रवस्था होती किसकी, तो आपको नोट करके रखना प्रोफेज की। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखेंगे, इसको आप ध्यान में रखेंगे, आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सवाल है ये। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण कौन सा होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। यहाँ से दोस्तों मैं आपको 4 से 5 सवाल बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण कौन सा होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है। तो आपको नोट करके रखना है, इलेक्ट्रॉन का जो पृथक्करण होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, एंडरसन ने की है। एंडरसन, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों कुछ बातें बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने, थॉमसन ने की है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। प्रोटॉन, गोल्डस्टीन, ने दोस्तों प्रोटॉन की खोज की है। न्यूट्रॉन, चैडविक,
चैडविक ने दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण कौन सा होता है, आपको ध्यान में रखना पॉजिट्रॉन, और इसकी खोज किसने की, एंडरसन ने की है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने की है, और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। भाई बहनों, आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 5 जगत का वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया, कैरोलस लिनियस ने, व्हिटेकर ने, रॉबिन्सन ब्राउन ने या रॉबर्ट ब्राउन ने। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया है, तो आपको नोट करके रखना, कैरोलस लिनियस, नहीं सॉरी व्हिटेकर। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों इन्होंने तो अलग खोज की थी। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया, व्हिटेकर ने किया है। कैरोलस लिनियस दोस्तों इन्होंने द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है, द्विनाम पद्धति की जन्मदाता कौन है, कैरोलस लिनियस हैं। रॉबिन्सन ब्राउन इन्होंने दोस्तों राइबोसोम की खोज की है, पौधों में। राइबोसोम की खोज दोस्तों किसमें, पौधों में की है, पौधों में। इसको भी आप नोट करके रखेंगे, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने दोस्तों काय की खोज की है, केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने। ये मैं आपको, ये सब आप जानते होंगे। और दोस्तों रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका की खोज की, आपको सबको पता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। जीवाणु का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो किस में पाया जाता है, डीएनए में, कोशिका द्रव में, प्रोटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों आपको बता दें जीवाणु का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो किसमें पाया था, कोशिका द्रव में पाया था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। दोस्तों डीएनए आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। डीएनए में दोस्तों क्या क्या पाया था, आप नोट करके रखिएगा। क्या क्या, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये दोस्तों डीएनए में पाया था। आरएनए में दोस्तों क्या पाया था, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन के स्थान पर दोस्तों यूरेसिल और साइटोसिन, ये दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, ये सब दोस्तों पाए जाते हैं आरएनए में। और आपको बता दें दोस्तों जी और सी यानी कि दोस्तों ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में आपको नोट करके ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल है कि आवर्त सारणी में हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, मैंने आपको भी बताया था क्लोरीन की होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आपको नोट करके रखना, आवर्त सारणी में हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सर्वाधिक होती है। ये सवाल मैंने आपको बहुत बार बताया है, जल्दी से बताइएगा। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है, तो आपको नोट करके रखना, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा में। दोस्तों प्रकाश, कांच, ठोस, जल, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। जो ध्वनि की चाल होती है वो सर्वाधिक दोस्तों ठोस के अंदर होती है। दोस्तों यहाँ से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, ठोस, द्रव, गैस। दोस्तों आप ये देखिएगा, अगर आपसे पूछा कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है, अगर आपको ऑप्शन में ठोस दे रखा है तो आपका सही जवाब क्या होगा, ठोस। अगर दोस्तों आपको ठोस नहीं देकर रखा है तो वहाँ पर अगर आप पानी दे रखा है या कोई भी लिक्विड चीज़ रखी है यानी कि द्रव दे रखा है तो आपका सही जवाब क्या होगा, द्रव होगा। अगर द्रव भी नहीं दे रखा है तो आपका सही जवाब क्या होगा, गैस होगा। आपसे कैसा भी सवाल पूछा जाए आप दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से आप हर सवाल का जवाब दे देंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम सवाल है दोस्तों, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, इनेमल या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपको नोट करके रखना है पैरोटिड ग्लैंड। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। और दोस्तों सबसे छोटी कौन सी होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबसे छोटी दोस्तों कौन सी होती है, ये सबलिंगुअल। और कितनी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 3 जोड़ी। यह भी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। कितनी 3 जोड़ी दोस्तों लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं आपके दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। इनेमल दोस्तों अगर पूरे शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा, इनेमल है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने आपको पहले भी कराए थे। एक बार सारे सवालों का रिवीजन मैंने आपको फिर से फटाफट करा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। दोस्तों जब भी समय मिले आप इसको 1 से 2 बार देख के जाइएगा। आपको आपकी परीक्षा के अंदर से यहाँ से 5 से आप ऐसे मान के चलिएगा 15 से 20 सवाल आपकी परीक्षा में हूबहू छपे हुए मिलेंगे। इसकी पूरी गारंटी ली जाती है। आपको जितना कुछ पढ़ाया था उसका सारा रिविज़न आपके सामने कल और आज की क्लास में निचोड़ के रूप में रखा गया है।
दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और दोस्तों एक बात मेरी तरफ से आप सभी को आपके एग्ज़ाम की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भोलेनाथ से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम मस्त जाए और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बनाकर रखें।